सभी को नमस्ते। मैं सेल्फ संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम पढ़ते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। हम सभी को पता है कि प्रत्येक देश के लिए मौद्रिक संस्थाओं के नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंक की आवश्यकता महसूस होती है। उसी प्रकार भारत में भी 18वीं शताब्दी से ही एक केंद्रीय बैंक की स्थापना महसूस की जाने लगी, जिसके लिए सर्वप्रथम 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार को केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया गया। इनके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई, इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। हालांकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक के कई कार्य सौंपे गए, लेकिन उसे नोट निर्गमन का अधिकार नहीं दिया गया। नोट निर्गमन का कार्य भारत सरकार स्वयं करती थी एवं शाख नियंत्रण का कार्य इंपीरियल बैंक करता था। इस तरह से देश में दोहरी प्रणाली उत्पन्न हो गई थी कि नोट निर्गमन भारत सरकार करें, शाख नियंत्रण का कार्य इंपीरियल बैंक करें। तो इस दोहरी प्रणाली को समाप्त करने के लिए सन 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी सिफारिश की और उन्होंने बताया कि मुद्रा व शाख को नियंत्रित करने की दोहरी पद्धति को समाप्त करने तथा बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के फलस्वरूप भारत में आरबीआई एक्ट 1934 का निर्माण हुआ, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1934 में, और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। आरबीआई की स्थापना 1934 में की गई और 1 अप्रैल से उसने केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया। अब बात करें आरबीआई की स्थापना के उद्देश्य या किन कारणों की वजह से आरबीआई की स्थापना की गई। पहला उद्देश्य है देश में मुद्रा तथा शाख का समुचित प्रबंध। देश में मुद्रा निर्गमन और शाख की समुचित व्यवस्था हो, इसके लिए आरबीआई की स्थापना की गई। मुद्रा निर्गमन से तात्पर्य मुद्रा जारी करना। सभी प्रकार की मुद्रा का निर्गमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, लेकिन 1 रुपये का नोट आरबीआई के द्वारा जारी नहीं किया जाता, वह वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा उद्देश्य है रुपये के आंतरिक एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता। रुपये के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता हो, इस वजह से भी आरबीआई की स्थापना की गई। देश में सुव्यवस्थित बैंकिंग का विकास। आरबीआई की स्थापना से पहले देश में बैंकिंग व्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं थी। देश में सेठ, साहूकारों, महाजनों का वर्चस्व ज़्यादा था, अतः देश में बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा मिले, इस हेतु केंद्रीय बैंक की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास। वित्तीय बाजार 2 प्रकार के होते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। जो मुद्रा बाजार है उस पर एकाधिकार आरबीआई का होता है, और जो पूंजी बाजार होता है उस पे एकाधिकार सेबी का होता है। तो मुद्रा बाजार का विकास हो, देश में मुद्रा बाजार को गति मिले, इस वजह से भी आरबीआई की स्थापना की गई। सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था, सार्वजनिक ऋणों की आसानी से व्यवस्था की जा सके, इस वजह से आरबीआई की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना इसका उद्देश्य रखा गया। ये 5-6 उद्देश्य थे जिसके कारण आरबीआई की स्थापना की गई, या ये कारण थे जिनकी वजह से आरबीआई की स्थापना की गई, ये उद्देश्य रखे गए। अब बात करें आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। राष्ट्रीयकरण क्या कहलाता है? निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलना राष्ट्रीयकरण कहलाता है। जब आरबीआई की स्थापना हुई तो आरबीआई की पूंजी अंशधारियों के बैंक के रूप में की गई थी। आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वह अंशधारियों के बैंक के रूप में की गई थी, और आरबीआई की पूंजी विभिन्न हिस्सों में विभक्त थी। आरबीआई की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए थी, जो कि 100 रुपये के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। इन 5 लाख अंशों में से 2,20,000 रुपये मूल्य के 2200 अंश भारत सरकार को आवंटित किए गए थे।
बाकी हिस्सेदारों में विभाजित थी। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, तो भारत सरकार ने अंशधारियों को प्रत्येक 100 रुपये के अंश के बदले 118 रुपये और 10 आने यानी 62 पैसे का मुआवजा देने का निर्णय किया गया। मुआवजे की रकम में से 18 रुपये 62 पैसे प्रति अंश दर की दर से नगद भुगतान किया गया तथा शेष 100 रुपये के बदले 3% ब्याज वाले सरकारी बॉन्ड हिस्सेदारों को दिए गए और 1 जनवरी 1949 से आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। आरबीआई पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में बदल गया। धन्यवाद।